अच्छा, गुड आफ्टरनून। और ना हमारी क्लास का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे आप सब तो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो आपको पता ही है कि हम पहले क्लास में क्या करेंगे, जो अभी तक हो चुका उसे रिवाइज करेंगे। जब उसकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी उसके आगे ही हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके साथ पहले कुछ बातें कर लेता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बेटा देखो, हमारा ना जो पेपर जो हमने स्टार्ट करा हुआ है वो पेपर नंबर कौन सा है, 5। एक बार आण दो, आवाज को आण दो। पेपर नंबर कौन सा है अपना, 5 है ना। हमने पेपर नंबर 5 स्टार्ट करा हुआ है, और पेपर नंबर 5 का नाम की अगर मैं बात करूं तो बेटा नाम उसका क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, नाम क्या है बच्चे, ठीक है जी। अब ऑडिटिंग एंड एथिक्स के अंदर हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था, जिसके अंदर मैंने आपको व्हाट इज ऑडिटिंग पढ़ाया था। व्हाट इज ऑडिटिंग। अब इसको समझने के लिए आपको एक बात बताता हूं, नॉर्मल कंपनी के नाम से। वैसे तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना। एक बार बोलना पड़ेगा, किसी भी चीज को चेक करना मींस क्या होता है, ऑडिट करना। लेकिन हमारे लेवल पर अगर मैं बात करूं, हमारे कोर्स के लेवल की बात करूं, इंटर की बात करूं, तो हमें ऑडिट का मतलब यहां पर यह समझ के चलना है, ऑडिट का मतलब हमें यहां पर यह समझ के चलना है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम चेक करें। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं। तो जो बंदा चेक कर रहा है, जो बंदा क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, उसे मैं क्या कहूंगा, ऑडिटर। और चेकिंग करने को और चेकिंग करने के बाद देखो जरा हुआ बताओ क्या था। कंपनी को हमने 2 पार्ट्स में बांटा। एक बार बोलना पड़ेगा, कंपनी को हमने बच्चे 2 पार्ट्स में बांटा। कंपनी के मालिक लोग अलग होते हैं, कंपनी के मालिक लोग क्या होते हैं, अलग। और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग क्या होते हैं, अलग। तो मालिक तो साल में 1-2 बार ही जाएंगे, लेकिन रोज कंपनी को चला कौन रहा है, मैनेजमेंट। यानी कंपनी के अकाउंट्स भी कौन बनाएगा, मैनेजमेंट। कंपनी के अकाउंट्स भी कौन बनाएगा, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना तो दिए, आप मालिकों के बिहाफ पर हिसाब किताब कोई और रख रहा है, तो आप उस हिसाब किताब सही रख रहे हैं या नहीं, ये आप जानना चाहेंगे या नहीं। एज अ मालिक आपने कहीं पैसा लगा रखा है, वो कह रहे हैं इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने की सेल हो रही है, आप कह रहे हो ठीक है, हमने आप पर विश्वास करके आपको अपनी मैनेजमेंट वाला काम दे दिया, पर हमें क्या पता आप सही तरह से अकाउंट्स बना रहे हैं या नहीं, मतलब आप सही तरह से हिसाब किताब रख रहे हैं या नहीं। तो मैनेजमेंट मालिकों को कह रही है जे को शक नहीं करी चेक नहीं, तो मेंबर कह रहे हैं हम तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो मेंबर ने अपने बिहाफ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजा कि हमें शक भी है कि यहां कुछ गड़बड़ है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेंबर मालिकों के बिहाफ पर मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स की चेकिंग करने जा रहा है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम कहेंगे क्या, ऑडिटर। और ये वहां जाकर क्या करेगा, चेकिंग करेगा। ये वहां जाकर क्या करेगा, चेकिंग करेगा। तो चेकिंग करने का मतलब यानी वो वहां जाकर क्या करेगा, ऑडिटिंग करेगा। वहां जाकर ये क्या करेगा, ऑडिटिंग। और चेकिंग करने के बाद इसको पता चल जाएगा ना कहां कहां पर गड़बड़ है, कहां कहां पर मैनेजमेंट ने आपसे झूठ बोला, आपको पता चल जाएगा। यस और नो। तो अब बताओ बेटा, चेक करने के बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मालिकों को आगे बताएगा ना, जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था वो आज काम संपूर्ण हुआ, और मैंने आपकी मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स में ये गलतियां पकड़ ली हैं। वो कह रहे हैं ओरली काम नहीं चलेगा, लिखत में दे। तो बताओ बेटा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट राइटिंग में अपना ओपिनियन लिख कर देगा कि मेरे हिसाब से आपकी मैनेजमेंट ने यहां पर गड़बड़ कर रखी है, यहां पर गड़बड़ कर रखी है, यहां पर, ठीक है ना। और रिटर्न फॉर्म में जब कोई बंदा अपना ओपिनियन देता है तो हम कहते हैं रिपोर्ट दे रहा है, और क्योंकि ये रिपोर्ट ऑडिटर दे रहा है तो इसको मैं क्या कहूंगा, ऑडिट रिपोर्ट। समझ गए बच्चे, यहां तक की बात है, पक्का वाला, वेरी गुड। अगली बात आपके साथ करते हैं, फिर हमने ना आईसीआई से डेफिनेशन उठाई थी,
फिर हमने बेटा डेफिनेशन कहां से उठाई थी बच्चे, आईसीआई से। तो आप एक बार बोलने की कोशिश करना, आपको डेफिनेशन जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट क्लास में करी है एक बार पहले पूरी डेफिनेशन बोल दो, फिर एक एक करके वर्ड पे उठाकर बातें करेंगे। क्या थी? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल स्ट्रक्चर when such examination is conducted with a view to express। समझ आ रहा है आपको? अब ये जो डेफिनेशन बोल दी गई है, अब इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। कह रहे ऑडिट एक इंडिपेंडेंट तरीके से करे जाने वाली क्या है, एग्जामिनेशन। मतलब ऑडिट का मतलब चेकिंग करना ही होता है, ऑडिट का मतलब चेकिंग करना ही होता है, बोलना पड़ेगा ऑडिट का मतलब चेकिंग करना ही होता है। लेकिन यहां पर ऑडिट का मतलब कह रहे हैं इंडिपेंडेंट चेकिंग। सर इंडिपेंडेंट चेकिंग का मतलब जब ऑडिट करने वाला जो पर्सन है, एक बात बताओ, आपका दोस्त आपके मुंह पर आपकी बुराई करेगा, पीछे तो करता ही है, वो अलग बात है, पर मुंह पर करेगा, पब्लिकली करेगा, उसको पता है ये बात पहुंच जाएगी। तो यानी जब आपका भाई, आपके माता पिता आपको घर में जितना मर्जी डांट ले लेकिन बाहर आपकी बुराई नहीं करे, कह रहे हमारे तो करते हैं, वो एक अलग बात है बेटा। लेकिन वैसे बताओ अगर आपका किसी के साथ आपका कोई रिलेटिव है या ब्रदर है या सिस्टर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपके अकाउंट्स की गलतियां बाहर वालों को बताएगा? नहीं बताएगा। तो हम कह रहे हैं ऑडिट करने जो इंसान जा रहा है, ऑडिट करने जो इंसान जा रहा है, बोलना पड़ेगा ऑडिट करने जो इंसान जा रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा ना, तो ही उसके द्वारा करे जाने वाली एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट होगी। समझ गए बात आप? तो ऑडिटिंग एक क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती थी? दो, हिस्टोरिक और प्रोस्पेक्टिव। हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल का। स्प्राइट है, वेरी गुड। और कह रहे हैं ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी एंटिटी को बिलोंग करती है। बेटा ये जो अकाउंट्स थी जिसकी चेकिंग हो रही है, ये किसी एंटिटी की है, और हर तरह की एंटिटी को ऑडिट करवाना पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, चाहे वो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट तो करवाना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म। उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी है, उसकी लीगल फॉर्म मतलब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, एलएलपी है, एचयूएफ है, कुछ भी हो, तुम कुछ भी हो, तुम्हें ऑडिट तो करवाना है। और ये सब ऑडिट किस लिए करवाना है? ताकि ऑडिटर इस पर क्या दे पाए, अपना ओपिनियन। क्या दे पाए? अपना ओपिनियन, बता पाए कि यार यहां पर इस तरह के फ्रॉड एंड एरर हो रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? फिर ऑडिट का मतलब आपको समझ आ गया। फिर मैंने आपको बताया था ऑडिट करवाने के क्या कुछ फायदे होते हैं क्या, कि यार हम कोई भी काम करते हैं फायदे के लिए करते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसके अकाउंट चेक हो रहे हैं, तो इससे कुछ फायदे होते हैं क्या? बताओ, आप बताओ, फायदे होते हैं या नहीं होते? दसना होते हैं, पक्का? देख लो, आप कह रहे हो ऑडिट करवाने के फायदे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक अकाउंट्स की चेकिंग हुई है और एक अकाउंट्स चेक नहीं हुए हुए, आपका विश्वास किस पे ज्यादा होगा? तो यानी इससे कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? इससे यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। जिन्होंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन अकाउंट्स को देखना था, जिन्होंने भी उन अकाउंट्स को देखना था, उनका विश्वास इस पर बढ़ गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? पक्का वाला। दूसरा बताओ बेटा, जो लोग कंपनी में जा नहीं पाते तो उनको कैसे पता चलेगा कि सब कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ वाला चल रहा है? ऑडिट रिपोर्ट से। तो यानी वो लोग जो कंपनी में जा नहीं पा रहे लेकिन फिर भी वो सेफ फील कर रहे हैं, किसकी वजह से? ऑडिट की। ऑडिटर जाएगा, हमारी जगह पर एक बंदा जाएगा, वो हमें बता देगा वहां क्या क्या गड़बड़ चल रही है। यानी इससे क्या हुआ? दूसरा फायदा क्या हुआ? सेफगार्ड फील करते हैं वो लोग जो डे टू डे एक्टिविटीज में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। दो पॉइंट आप जरा सुना दो। पहला, ऑडिट के फायदे क्या है? बताओ बेटा। यूजर को क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस। और यूजर क्या फील करता है? सेफ। तीसरा,
बताओ बेटा, एम्प्लॉइज भी फ्रॉड बढ़ा देंगे या कम करेंगे? आपको पता है चेकिंग करने आना है किसी ने, आप बताओ उस दिन आप क्या कहते हो? आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिस में जिस दिन इंस्पेक्शन होती है उस दिन सारे बंदे टाइमली प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज तो आपको बताइए साहब गए हुए हैं अभी। समझ आ रहा है आपको? तो यानी जब चेकिंग हुई होती है उस दिन आप फ्रॉड कम करने की कोशिश करते हो। यानी ये एक मॉरल चेक है, मेंटल प्रेशर डलता है एम्प्लॉइज पे कि हमें फ्रॉड नहीं करना, क्योंकि अगर हम फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। यानी इससे एम्प्लॉइज डिस्करेज होते हैं फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। 3 पॉइंट बताओ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के, 3 पॉइंट आप बताओ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के 3 पॉइंट। पहला, कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर क्या हो जाता है? इंक्रीज। बोलना आपको पड़ेगा, कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर क्या हो जाता है? दूसरा, जो स्टेक होल्डर है वो क्या फील करते हैं? सेफ। और थर्ड, एम्प्लॉइज पर क्या बढ़ता है? मॉरल चेक कि मुझे फ्रॉड। अच्छा, ये वाले अकाउंट्स तो कौन भी एक्सेप्ट कर लेती है? गवर्नमेंट। और याद है वेरोनिका वाला एग्जांपल, बैंक वाला? तुम बड़ा हंसे हो, देख रहे हो? अभी तुम्हारा भी एग्जांपल दूंगा फिर। याद है बैंक ने वेरोनिका को 2 मिनट नहीं लगाए निकालने में, क्योंकि ये जिस बेसिस पर लोन लेने गई थी ना, वो बेसिस पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक ही नहीं थी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होती तो बैंक वाले मान लेते, क्या मान लेते? सच्ची में इसकी इतनी इनकम है, इनको लोन मत दो। अच्छा दे दो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यानी बैंक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी एक्सेप्ट कर लेती हैं ऑडिटेड अकाउंट से। और इससे हमें क्या क्या पता चल पाता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले फ्रॉड और एरर, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे कंट्रोल्स थे उनमें क्या क्या कमियां हैं। समझ आ रहा है आपको? याद आ गया आपको सब कुछ? फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है और कुछ के लिए क्या है? ऑप्शनल। लेकिन वॉलंटरी वाले भी करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? क्योंकि उनको ऑडिट में क्या दिखते हैं? बेनिफिट्स। किन के लिए कंपल्सरी है? जिनका लॉ उनके लिए कहता है, जैसे कंपनीज एक्ट कहता है, समझ आ रहा है? एलएलपी एक्ट कहता है कि तुम ऑडिट करवाओ। समझ आ रहा है आपको? इनकम टैक्स कहता है अगर तुम्हारी इतनी इनकम है तो करवाओ। यस और नो? है ना? तो ये वही वाली बात तो आ गई यहां पर। फिर इसके बाद ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मैं बोलूंगा, आप बताते जाना। कंपनी के केस में गवर्नमेंट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, और कुछ केसेस में जिसको लॉ करे। समझ आ रहा है आपको? रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? कंपनी किसको? कंपनी के केस में ऑडिटर रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? और फर्म के केस में? समझ आ गया आपको? ये लास्ट क्लास तक का था, यानी ये अब तक, अब आगे। अच्छा बेटा, हम सब आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। एक बार बोलना पड़ेगा, आप क्या भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। देखो ये टॉपिक कराने से पहले ना, ये टॉपिक कराने से पहले मुझे आपके साथ एक बात करनी है। सर वो क्या बात करनी है? बेटा देखो, ऑडिट में ना बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, तो ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है उसके लिए ना, ताकि आपको ये ऑडिट की लैंग्वेज समझ आ जाए। ऑडिट में बच्चों को मार्क्स कम या ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो ऑडिट लिखते वक्त नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हैं या वो टर्मिनोलॉजी जो एक्सेप्टेबल है वो लिख रहे हैं। जो आईसीआई के मॉड्यूल में, तो हम तो वही लिखेंगे जो आईसीआई के मॉड्यूल वाली टर्मिनोलॉजी है वही लिखेंगे। तो लेकिन उन टर्म्स को आप तब यूज कर पाओगे जब आपको उनका मीनिंग पता होगा। जैसे जो लॉ पढ़ते हैं उनको पता है रेटिफिकेशन का मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल, निकल रहा है ना अपने शब्द से, तो आप रेटिफाइड वर्ड यूज करोगे सब्सिक्वेंट अप्रूवल की जगह। समझ गए? सिमिलरली ऑडिट में भी कुछ शब्द हैं जो आपको समझ आएंगे तो ही काम चलेगा। तो उन शब्दों की एक अलग से लिस्ट बनेगी हमारी, किसका मतलब क्या होता है उनकी एक अलग से लिस्ट बनेगी। तो वो लिस्ट आप रजिस्टर के एंड पर बनाएंगे। समझ आ रहा है आपको? और 5-7 पेजेस छोड़ देंगे, 5-7 पेजेस के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे पूरे ऑडिट की टर्मिनोलॉजी के। तो आप रजिस्टर के पहले एंड पर जाओ, मैं आपके साथ कुछ शब्द डिस्कस करूंगा, 5-7 पेजेस छोड़ देना और वहां पर आप टर्म्स एक एक करके मुझसे सीखेंगे ताकि आपको टॉपिक पढ़ना क्या हो, आसान। क्या आप सब रेडी हैं?
हाँ जी, क्या आप सब रेडी हैं? तो वहां पर आप लिख लो टर्म्स, या फिर हेडिंग डाल सकते हैं ज्ञान की बातें जो सर हैं हमें बताते हैं। ज्ञान की बातें जो सर हैं हमें बताते हैं। चलो आओ, अब मैं आपको आगे पढ़ाते हैं, आ जाओ। अभी आपको कुछ नहीं नोट करना जब तक मैं ना कहूं। जब तक मैं ना कहूं आपको कुछ नहीं नोट करना, आपको सिर्फ सुनना है। आज हम ना एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स। बोलना पड़ेगा, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट या ऑडिटर, कुछ भी कह लो, या ऑडिटिंग, कुछ भी कह लो, एक ही मतलब है। अभी नोटिंग नहीं करनी है आपको। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कह लो, या आप ऑडिटिंग कह लो, या आप ऑडिटर कह लो। सुनना जरा मेरी बात। आप कह रहे हो यार चल कुछ खा लेता हूं। क्यों खा लेता हूं? क्योंकि खाकर भूख लगी है तो खा लेता हूं, ठीक है ना। यानी आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यार मुझे ये चीज अपनी भूख मिटानी है, ठीक है ना। अच्छा, आप कहते हो चल यार क्लास में चलते हैं। क्यों चलते हैं? पढ़ लेते हैं। यानी जब भी आप घर से निकलते हो तो आपके माइंड में एक चीज आती है, मैं इसलिए जा रहा हूं। तो जो इसलिए जा रहे हो ना, वही होता है क्या? ऑब्जेक्टिव। चल यार मॉल चलते हैं, शॉपिंग। शॉपिंग आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, समझ गए आप बात। यानी जब भी आप घर से निकलते हैं आपके माइंड में एक चीज होती है, चल यार लॉ की क्लास अटेंड करने चलते हैं, चल यार ऑडिट की क्लास अटेंड करने चलते हैं, चल यार खेलने चलते हैं। तो आपको समझ आ गया ऑब्जेक्टिव, मतलब आप करने क्या जा रहे हैं। ऑडिट में आप करने क्या जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। समझ आ रहा है आपको? अब देखो कई बार क्या होता है, अब आपको पता है कॉलेज में मैं मस्ती करने जा रहा हूं। कई बार सुनते हो ना, यार मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो किसी ने पूछ लिया क्या करने जा रहा है, भाई मस्ती। कॉलेज ज्वाइन ही इसलिए करें। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो अलग अलग थिंकिंग है। कई कह रहे हैं मैं कॉलेज इसलिए जा रहा हूं ग्राउंड में बैठने। 90% ऑफ द क्राउड यही करता है, मैं कॉलेज जा रहा हूं। घर वालों को लगता है पढ़ने जा रहे हैं, उनको क्या पता ग्राउंड में बैठने जा रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यानी कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं। तो ऑडिट किस लिए कर रहे हैं, ये बात मैंने नहीं बताई, एसए नंबर 200 ने बताई। किसने बताई बेटा? आवाज में दम नहीं है। किसने बताई बेटा? तो सबसे पहले एसए नंबर 200 ने इसके अंदर दो वर्ड हैं, एसए और 200, दो हैं। ऑडिटर किस उद्देश्य से ऑडिट करने जा रहा है, ऑडिटर के माइंड में क्या है, वो बात ऑडिटर को अपने माइंड में क्या रखकर जाना है, ये बात किसने बताई है बेटा? एसए नंबर 200 ने। बेटा एसए का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक बच्चे कारा आंदो, एसए का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। ऑडिट पे कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए क्या होते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए क्या होते हैं, वैसे ऑडिट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ऑडिट करने के भी कुछ क्या होते हैं, रूल्स। तो ऑडिट करने के रूल्स को कहा जाता है क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम एक टॉपिक के रूप में प्रॉपर पढ़ेंगे बाद में, अभी तो मैं वैसे आपको झलक दिखला रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे की फुल फॉर्म बताओ पहले, क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया कुछ स्टैंडर्ड बने हुए। देखो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल करते हैं, एक जरा सुनना, आपको समझ आ जाएगा स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब, फिर आपको हर जगह समझ आ जाएगा। मैंने आप सबको कहा जाओ किचन में जाओ, मास्टर शेफ है जैसे, मैंने कहा जाओ किचन में जाओ और सारे बंदे एक एक चपाती बनाकर लेकर आओ, एक एक रोटी बनाकर लेकर आओ। अब बताओ बेटा, सबकी रोटी किसी की बहुत बड़ी बनेगी रोटी, किसी की छोटी बनेगी, किसी की गोल बनेगी, किसी की टेढ़ी बनेगी, किसी की स्क्वायर बनेगी, हर किसी की अलग अलग बनेगी ना, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अब मैंने आप सबको एक बाउल दे दिया बड़े वाला, मैंने कहा सबको क्या करना है,
रोटी बेलने के, आप मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं, मैं किचन में काम करता हूँ? यस, मैं नहीं करता हूँ, रिकॉर्डिंग जानी है यूट्यूब पे। हाँ बेटा मैं करता हूँ, वाइफ भी ना देख लेना। हाँ हाँ, फिर पिटते हुए अच्छा नहीं लगता ना इंसान। सर पे, हाँ जरा सुनना, मैंने जैसे मान लो पहले टाइम रोटी बनाई तो बताओ वो टेढ़ी मेढ़ी बनी होगी। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ऐसा करो, एक बाउल ले लो या एक कटोरी जो भी होती है वो लो, जब आप रोटी बेल लो ना उसके ऊपर एक रख देना और उससे काट लेना। तो अब बताओ बेटा, सबकी रोटी अगर मैं सबको वही वाला बाउल पकड़ा दूं तो सबकी रोटी कैसी आएगी? सेम। ये होता है स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बन गया ना, सेम साइज की आएगी, सेम शेप की आएगी। आईसीआई भी कहता है हर ऑडिटर सेम तरीके का काम करे। कोई हर किसी का अपना अपना तरीका, पढ़ाने का तरीका सबका अपना अपना है। आपने देखा होगा, देख भी रहे होंगे इधर उधर, हाँ देख रहे हो, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हो, हर किसी का अपना अपना पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन सबका स्टैंडर्ड कॉमन है। सबका स्टैंडर्ड कॉमन क्या है? इसी को ही पढ़ाना है। समझ आ रहा है आपको? तो हर किसी का अलग अलग तरीका। अगर ये कोई बुक ना हो तो ऑडिट कोई भी किसी को कैसे भी पढ़ा दे। तो एक स्टैंडर्ड बता दिया, ये बताना है। तो स्टैंडर्ड समझ आ गए? स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझ आ गया। अब इसको ऑडिट के रिगार्डिंग बताता हूं। ऑडिट सारे सीए एक ही तरीके से करें, क्वालिटी वाले तरीके से करें। उन सबका एक बेंचमार्क बना दिया गया और उसी बेंचमार्क को क्या कह दिया गया? स्टैंडर्ड्स। ये देखो कह रहे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं in the context of audit of financial statement by an independent auditor, and it is important to remember that as they apply in audit of historic information, these establish high quality benchmarks. ये क्या है? एक high quality benchmarks which are followed by the, जो ऑडिटर फॉलो करता है in conducting the audit of financial statement. तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेंचमार्क्स होते हैं जो ऑडिटर फॉलो करता है ऑडिट के दौरान, ताकि हाई क्वालिटी से हम ऑडिट कर पाए। हम ये टॉपिक आएगा तब मैं पूरा लिखवाऊंगा, लेकिन आपको एसए का मतलब समझ आ गया? यस और नो? एसए का फुल फॉर्म बताओ सारे बच्चे, एसए की फुल फॉर्म बताओ बच्चे। स्टैंडर्ड्स, वेरी गुड। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब ऑडिट करने के लिए कुछ रूल्स है, ऑडिट करने के कुछ रूल्स है, उनको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर अब अगली बात बताओ, नंबर बताओ बेटा, इसका नंबर क्या है? एक बात बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये आप सुनते हो ना? तो भाई अकाउंट्स के रूल्स के नंबर हैं तो ऑडिट के भी नंबर होंगे। सर इसका तो नंबर 200 है, यानी हमें 200 रूल्स पढ़ने होंगे। नहीं नहीं, कैसी सी बातें करते हो। ये जो नंबरिंग उठाई गई है ना, वो वर्ल्ड लेवल में जो एसए की नंबरिंग चल रही है ना, वहां से उठाई गई है। एक टाइम था जब इस एसए का नंबर होता था 1। पहले ये होते थे 2008 से पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1, लेकिन जब इसको, जैसे आपने सुना होगा अकाउंट्स में एएस से इंड एएस बन गए हैं, इंटरनेशनल लेवल से हमने कन्वर्जेंस करी है, सिमिलरली ऑडिट में भी करी है। तो ऑडिट में जब नंबरिंग देने की बारी आई, जब ऑडिट में नंबरिंग देने की बारी आई, बोलना पड़ेगा, जब ऑडिट में, तो हमने अपने नंबर नहीं दिए, जो वर्ल्ड लेवल पर स्टैंडर्ड के रूल के नंबर चल रहे हैं ना, हमने वही कॉपी कर लिए, वही अडॉप्ट कर लिए, ताकि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्ड लेवल पर ऑडिटर बन पाए। तो यानी नंबरिंग ऐसा नहीं है कि हमें 200 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, ये जस्ट एक नंबर है। समझ आ रहा है? तो एसए नंबर 200 ने बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट या ऑडिटिंग या ऑडिटर। क्या बताया? ऑडिटर तुम क्या करने जा रहे हो? सुनना, देखो कह रहे हैं इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जब तुम ऑडिट करने, अभी कुछ नहीं नोट करना, सारे नोट्स बनेंगे, सब कुछ होगा, पहले जरा सिर्फ समझो। अभी ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, 2 4 5 दिन के बाद आप इसकी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर अब मेरे को इतनी आपको मतलब ऐसे, अभी तो आपको पैम्पर करके जैसे पढ़ाना पड़ रहा है, बेटा इसका मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, वेरी गुड, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल, भाई डबल नहीं 2, और ई फॉर, एफ फॉर, हाँ बस यही कर ले बेटा। इधर आओ, अभी मुझे एक एक वर्ड का मीनिंग समझाना पड़ेगा, लेकिन हमारी जब लिस्ट बन जाएगी तो फिर हमारे को ऑडिट की लैंग्वेज समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी।
इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या रहने वाले हैं, इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 200। ये एसए का नाम है, जिसमें देखो पहला नाम यही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यानी ये इस रूल के अंदर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के इस रूल के अंदर ऑडिटर के उद्देश्य क्या रहेंगे वो बताए गए हैं। और साथ में ऑडिटर को कहा गया है, सुन ले कान खोल के बात, ऑडिट कैसे करियो, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो एज पर एसए नंबर 200, जेकार लगाओ, एज पर एसए नंबर, आवाज में दम नहीं, एज पर एसए नंबर क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक बार जेकार लगाओ, क्या है, मजा नहीं है, दोबारा, यानी एसए 200 का नाम याद कर रहे हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम होते हैं ना, जैसे AS2 आप बताओ क्या बोलते हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन या वैल्यूएशन फॉर इन्वेंट्री नाम होते हैं ना, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, समझ आ रहा है, AS10 जो आप पढ़ते PPE है ना, सब ऐसे उसके नाम है, तो एसएस के भी तो नाम होंगे ना। जब मयंक जैसे का नाम हो सकता है, ओ सॉरी, मयंक का नाम हो सकता है, तो फिर बताओ बेटा स्टैंडर्ड्स का नाम नहीं बनता। जब एनी पर्सन का नाम हो सकता है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहे हैं। चलो, तो वैसे ही हर स्टैंडर्ड का भी एक नाम है, तो एसए नंबर 200 का भी एक नाम है। आप नाम लर्न करना स्टार्ट करेंगे, क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। पहले यहीं तक करो, एसए 200 का नाम क्या है, यानी ये ऐसे बताता ही क्या है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स। और साथ में ऑडिटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑडिटर तेरी ये ड्यूटी है, तेरा उद्देश्य तो ये है, तुझे मैंने बता दिया, लेकिन तेरी एक ड्यूटी भी है। तेरा उद्देश्य तो मैंने तेरे को बता दिया, लेकिन तेरी एक ड्यूटी भी है कि तुझे ऑडिट जो करना है, तुझे ऑडिट जो करना है, तुझे ऑडिट जो करना है वो इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताए गए ना, उसके अकॉर्डिंग करियो, अपनी मर्जी से मत करियो, अपने तरीके से मत करियो। हम तेरे को खुद कह रहे हैं और तेरे को ये बात माननी है, स्टैंडर्ड्स मानना ऑडिटर के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। ये देखो दिखाता हूं, ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ये कोई ऑप्शन नहीं दी हमने, ये हमने कोई ऑप्शन नहीं दी, ये क्या करने हैं, फॉलो करने ही करने हैं। और ये किस नेचर के होते हैं, मैंडेटरी नेचर के, ताकि ऑडिटर को बोला गया है साफ साफ कि भैया तुम्हें ऑडिट के लिए ये सब फॉलो करना ही करना है। समझ आ रहा है आपको। चलो आगे बात करते हैं फिर। तो हम बात कर रहे थे एसेट, सबसे पहले बात, आज हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन, मजा नहीं आ रहा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर कह लो, ऑडिट कह लो, ऑडिटिंग कह लो। तो ऑब्जेक्टिव बताए कौन से स्टैंडर्ड ने है, एसए 200, उसका आधा नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, एंड साथ में हम ऑडिटर को क्या करें, कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, पहले यहां तक एक लाइन लिखें, आप सब हेडिंग बनाओ मेन पेज पे, जहां हम नोट्स बना रहे थे वहां पे एक हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज पर एसए 200। मैं चाहता हूं पहले आप अपने आप लिखो नाम, एज पर एसए 200, फिर आप अपने आप नाम लिखो, फिर मैं लिखवा दूंगा, या मेरे साथ साथ लिखोगे मेरे से पहले। चलो लिखो फिर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर एसए 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, किसके अकॉर्डिंग बताओ, एसए 200 क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला
टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एक बार वर्ड पकड़ना, क्या है? टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब आप जाओ टर्म्स की पेज पर, वहां पर मैं आपको रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझाऊंगा। अब आप जाओ कहां पर? टर्म्स में, और टर्म्स में यानी ज्ञान की बात में जाओ, और वहां पर एक पॉइंट नंबर 1 पहली डेफिनेशन जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बताओ? मैं भी एक अलग फोल्डर बना रहा हूं इस चीज का, ताकि आपको एक साथ टर्म्स भी दिखा पाऊं। ये देखो, ये मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है, तो आप सब भी बनाओ, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको शब्द सीखने की जरूरत है। लॉ में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने फाउंडेशन भी पढ़ ली, इंटर भी पढ़ लिया। अकाउंट्स में आप सीख चुके हैं 11th 12th और फाउंडेशन, और अब आप इंटर, है ना। तो यहां पर रीजनेबल एश्योरेंस, पहले इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन लिखते हैं। अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। A high but not absolute level of assurance. A high but not absolute level of assurance. स्टार्ट करें एक बात आपके साथ। देखो, ऑडिटर को खुद ऐसे क्या कह रहा है? ऑडिटर तुम्हें रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेना है। क्यों रीजनेबल कॉन्फिडेंस क्यों लेना है? सर रीजनेबल कॉन्फिडेंस क्यों लेना है? क्योंकि तुम्हें सर्टिफिकेट तो देना नहीं है, तुम्हें तो क्या देना है? ओपिनियन। दो चीजें होती हैं। देखो, आप बैठे बैठे बता देते हो ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे हिसाब से ये ऐसा है, मेरे हिसाब से ये वैसा है। इसके लिए आपको क्या टेंशन लेनी है? आपको तब सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है। जरा सुनना, मैं आपको बताता हूं। ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है। ऑडिटर को क्या देना होता है? सर्टिफिकेट नहीं देना होता। जहां आपको सर्टिफिकेट देना होता है ना, वहां पर आपको 100% कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल से अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो जी, मैं क्लास खत्म करके स्टेयर से उतरा तो मैंने देखा मेट्रो स्टेशन के उस वाले कॉर्नर पर एक बच्चे की पिटाई हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मयंक की है। बताओ बेटा, मुझसे रुका ही नहीं गया। मैं बेटा भाग भाग कर गया। बताओ किस लिए? पीटने के लिए। वेरी गुड बेटा, यस बेटा, बहुत टाइम का गुस्सा था। अब मैं वहां जाकर जब पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं वो मयंक नहीं था, कोई और था। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब मेरी बात जरा सुना, जब मैं यहां स्टेयर से उतरा तो मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कौन है? मयंक। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया तो मैं 100% श्योर हूं कि वो मयंक नहीं है। तो बताओ बेटा, मेरे को एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कब आया था? वहां जाने के बाद। तो ऑडिटर को कह रहे तूने कोई सर्टिफिकेट थोड़ा देना किसी को, तूने पक्का वाली बातें थोड़ा बतानी है। तूने तो ये बताना मेरे हिसाब से ऐसा है। तूने ऐसा थोड़ा करना पक्का ऐसा ही है, तुझे थोड़ा बताना है। तुझे तो क्या लेनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। और रीजनेबल वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? आ हाई, एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस तो है, बट नॉट एब्सोल्यूट। 100% वाला कॉन्फिडेंस नहीं लेना होता तुझे बस, क्योंकि ऑडिटर को इन्वेस्टिगेशन थोड़ा करने गया। ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन करने गया नहीं। ऑडिटर सिर्फ क्या पता लगाने गया है कि यार वहां सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। मतलब ऑडिटर तो सिर्फ नजर रखने गया। अच्छा ओके, अभी बताऊंगा रिपोर्ट में। समझ आ रहा है आपको? वो क्या कह रहा है? भाई ये तेरी आंखों का धोखा है, हो सकता है कुछ और हो। तो ऑडिटर कह रहा है मुझे क्या टेंशन, मेरे हिसाब से ऐसा है, मुझे तो मेरे हिसाब से बताना, मुझे तो अपना ओपिनियन देना, मुझे तो अपना आवाज बता अपने, मुझे तो अपना। तो यानी ऑडिटर को कैसा अश्योरेंस लेनी होती है? रीजनेबल। कॉन्फिडेंस ऑडिटर का कैसा हो? रीजनेबल। तो एश्योरेंस कितने तरह की होती है? दो तरह की। पहला रीजनेबल, दूसरी
एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? 100% पक्का पक्का ऐसा ही है। ऑडिटर को ऐसा कुछ करना नहीं, ऑडिटर को तो सिर्फ क्या ऑब्टेन करनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। बोलना आपको पड़ेगा, ऑडिटर को तो सिर्फ क्या लेनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। समझ आ पा रहा है आपको? एश्योरेंस मतलब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑडिटर को कैसा आत्मविश्वास चाहिए ओपिनियन देने के लिए? रीजनेबल। ऑडिटर वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन सोफे मत फड़वा दियो कि तेरे इस सोफे में लगता है तूने चिप्स छुपा रखी है या तूने वो जो है पैसे छुपा रखे। हम इन्वेस्टिगेटर दौड़ना है। समझ आ रहा है आपको? एक ना सेंटेंस आएगा आगे जाके, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर सिर्फ नजर रखने गया है, वहां खून खराबा करने थोड़ा गया हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे आएगा अभी ये शब्द। तो ऑडिटर को पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। मैं नहीं कह रहा एज पर एसए नंबर 200, एज पर एसए नंबर 200 क्या है? ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन क्या? ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है रीजनेबल एश्योरेंस। किस बात का? ऑडिटर को रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेना है। किस बात का? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, ऑडिटर को क्या लेनी है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है लास्ट क्लास में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर में डाल दो तो क्या बन जाती थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल मतलब फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं? अब इसके अंदर दो शब्द आ गए, मटीरियल और मिसस्टेटमेंट। स्टार्ट करें। कहां जाना पड़ेगा मटीरियल शब्द को समझने के लिए? कहां जाना पड़ेगा? जाओ फिर, चलो पहुंचो वहां। हम तो घुमाते रहेंगे आपको ऐसे। पहला शब्द है मटीरियल, पहले मैं इस पे वर्क करूंगा, फिर अगला शब्द क्या आएगा? मिसस्टेटमेंट। चलो प्लीज सुनना। देखो, मटेरियल शब्द का मतलब होता है जिन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है वो आपके लिए मटेरियल है, और जिनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यार ये उससे बात क्यों कर रहा था, ये उससे बात क्यों कर रहा था। आपका कल समझ गए हो क्या भाई? तू उससे बात क्यों कर रहा था, ये जानना आपके लिए क्या हो जाता है कई बारी मटेरियल। भाई करता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इमटेरियल। समझ आ रहा है आपको? मटेरियल शब्द मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल शब्द मतलब इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं बता रहा हूं आप वो मत नोट करना, पहले जरा समझ लेना, फिर मैं आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन लिखवा दूंगा। जैसे हुआ क्या था, बात जरा सुनना। आपको कंपनी लॉ का एग्जांपल देता हूं, आपको 100% बात समझ आ जाएगी। एक कंपनी शेयर इशू कर रही थी। एक कंपनी क्या इशू कर रही थी? आवाज में दम नहीं। एक कंपनी क्या इशू कर रही थी बेटा? शेयर इशू करने से पहले उसने क्या इशू करा? और प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी कि कंपनी लास्ट 10 ईयर से डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिखा कि वो पिछले लास्ट 10 ईयर से क्या दे रही है? डिविडेंड। तो इन्वेस्टर कह रहा है भाई इस कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करूंगा, इस कंपनी के शेयर्स के लिए मैं क्या करूंगा? अप्लाई, क्योंकि ये तो पिछले 10 साल से, आवाज में दम नहीं, ये तो पिछले 10 साल से डिविडेंड दे रही है। यस और नो? लेकिन जैसे उसे ये बात पता चली कि वो डिविडेंड बिजनेस प्रॉफिट से नहीं दिया जा रहा, एसेट्स बेचकर दिया जा रहा है, एसेट्स को सेल करके दिया जा रहा है। अब ये कह रहा है मैं इस कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई
नहीं करूं। एसेट बेच के तो कोई भी डिविडेंड दे देगा भाई, कमा के डिविडेंड दो ना, तब तो मैं इन्वेस्ट भी करूं। तो बताओ बेटा इसकी डिसीजन चेंज होगी या नहीं चेंज हो गई? आवाज में दम नहीं, इसकी डिसीजन चेंज हो गई या नहीं हुई? समझ आ रहा है आपको? तो अगर किसी चीज से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड डिसीजन चेंज हो जाती है, वो ऑडिट में मटेरियल चीज हो जाती है, वो ऑडिट में मटेरियल चीज हो जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन के लिए? एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल, हम हर उस आइटम को मटेरियल कह देंगे, हम हर उस आइटम को क्या कह देंगे? मटेरियल। अगर उसमें गड़बड़ होने की वजह से, जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी डिसीजंस पर क्या पड़ जाता है? फर्क। ये देखो मटेरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं एज, देखो व्हाट इज मेंट बाय मटेरियलिटी। मटेरियलिटी शब्द का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी शब्द का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हैं? दैट मिसस्टेटमेंट, वो गड़बड़, मिसस्टेटमेंट मतलब गड़बड़, वैसे हम मिसस्टेटमेंट का प्रॉपर मीनिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन वो गड़बड़ जो आपने करी है या आप करना भूल गए। कई बार कोई चीज ना करके भी आप बहुत कुछ कर जाते हैं। 5 स्टार की ऐड देख लो। अच्छा, आप इनकम टैक्स रिटर्न करना भूल गए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए, क्या लॉ में ये ऑफेंस है या नहीं है? तो ऐसा नहीं है जब आप कुछ करते हो तो ही वो ऑफेंस बनता है, कई बार आप कुछ नहीं करते वो भी क्या है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? मिसस्टेटमेंट मींस, हम मिसस्टेटमेंट मटेरियल किसको मानेंगे? हम मटेरियल किसको मानेंगे? वो गड़बड़ चाहे आपने करी है या आपने कुछ नहीं करा, वो एक गड़बड़ भी मानी जा रही है। कई बार आप कुछ करते हो वो गड़बड़ होती है, कई बार आप कुछ नहीं करते वो गड़बड़ होती है। आर कंसीडर टू बी मटीरियल, हम उस गलती को मटीरियल मान लेंगे, उस गड़बड़ को मटीरियल मान लेंगे इफ, अगर इंडिविजुअली देखो या किसी के साथ ऐड करके देखो, इंडिविजुअली देखो और किसी के साथ ऐड करके देखो, तो उससे क्या हुआ? ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। जो उसने डिसीजन लेनी थी आप उसकी डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी वो सारी मिसस्टेटमेंट मटेरियल है। एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल, हर वो आइटम मटेरियल हो जाएगी। जैसे यहां पर डिविडेंड कहां से दे रहे हो, ये चीज आपके लिए क्या है? मटेरियल। इसी के बेसिस पर तो आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होगी? मटेरियल। कह रहे हैं हर वो गड़बड़ मटेरियल है अगर उसकी वजह से इंफ्लुएंस हो रहा है। किस पर इंफ्लुएंस हो रहा है? इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। मतलब जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसकी डिसीजन अफेक्ट हो रही है आपकी किसी भी गड़बड़ की वजह से, तो वो गड़बड़ मटेरियल होगी, इंपॉर्टेंट होगी। समझ आ रहा है आपको? तो लिखना एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल if its misstatement influences the decision of the economic decision of the user of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो चीज क्या है? मटेरियल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो चीज क्या होती है? मटेरियल। अगर उसमें गड़बड़ होने की वजह से किसको फर्क पड़ रहा है? यूजर की इकोनॉमिक डिसीजन पर, यानी उसका इन्फ्लुएंस है। समझ आ रहा है आपको? वो आप बनाना, एग्जाम्पल बना लो। तो बताओ बेटा पहले ये क्या सोच रहा था? मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। अब ये क्या सोच रहा है? चल यार मैं इन्वेस्ट, तो यानी ये बात आपके लिए क्या होगी? मटेरियल। वैसे जब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड आएगा तब तो हमने पढ़ना ही है, ऐसे 320 आएगा एक, ठीक है ना, जब आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको समझ आ गया? आ जाओ जरा वापिस।
एक बार वापिस आओ, फिर अभी आएंगे टर्म्स पे। हैं बताओ आज हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट या ऑडिटिंग या ऑडिटर। अच्छा ऑब्जेक्टिव बताए किसने? एसए नंबर, आवाज में दम नहीं है, एसए नंबर 200 ने बताया। क्या बताया? कि ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस? की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है वो आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? आ जाओ जरा। आर फ्री फ्रॉम मटीरियल whether the financial statement as a whole are free from, मतलब तुम्हें इस बात का रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेकर आना है ऑडिटर तुम्हें इस बात का रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेकर आना है ऑडिटर तुम्हें इस बात का रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेकर आना है। किस बात का? कि जो क्लाइंट के द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसको क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट के द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पूरी की पूरी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट है? तो अब सवाल क्या उठता है? व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? सवाल क्या उठता है बताना बच्चे? व्हाट इज, आवाज में दम नहीं है, व्हाट इज? बेटा अभी हम एक ही लाइन पढ़ रहे हैं, उसी पर ही वर्क कर रहे हैं। स्टार्ट करें? देखो जी मैं आपको बताता हूं, अभी आप बता देना, आपको समझ आ जाएगा। सुनेंगे आप मेरी बात? देखो दो चीजें होती हैं। अच्छा एक एग्जांपल करें, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ एसेट की एंट्री क्या होनी चाहिए? चलो इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, आप एंट्री छोड़ो, आप मुझे ये बताओ इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट के जो खर्चा हुआ है, जो आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाई तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी? मशीनरी टू कैश या बैंक जो भी है, पर आपने इसको P&L में दिखा दिया, आपने इस एक्सपेंस को कहां पर दिखा दिया? तो यानी आपने एंट्री क्या पास कर दी? P&L टू कैश। तो ये एक गड़बड़ है। मशीनरी टू कैश करने के लिए आपको AS कहते हैं, मशीनरी टू कैश एंट्री पास करने के लिए आपको कौन कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन कहते हैं? अकाउंटिंग। समझ आ रहा है आपको? मशीनरी टू कैश की एंट्री पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, पर आपने करा क्या? अपनी ही मर्जी का करा, तो ये एक गड़बड़ है। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब बताऊं क्या होगा? मिस स्टेटमेंट का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन, वो डिफरेंस, जो डिफरेंस आ गया किसकी वजह से? जो आपने करा और जो लॉ ने कहा था, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको? मिस स्टेटमेंट लिखना, मिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस, मिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, नीचे लिख दो थोड़े से, misstatement refers to the difference between किस में? the amounts classification, the amounts classification, presentation or disclosure. Misstatement refers to the difference between the amount classification, presentation or disclosure reported and
the amount, classification, presentation, disclosure required in accordance with एप्लीकेबल FRF। अभी आप मान के चलो एप्लीकेबल FRF का मतलब हो गया लॉ और AS। बताओ बेटा, मिस स्टेटमेंट का मतलब वो डिफरेंस जो किस वजह से आ गया, जो आपने करा और जो करना चाहिए था। समझ आ रहा है? तो उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट समझ आ गया, गड़बड़, इन शॉर्ट गड़बड़। समझ आ रहा है आपको? जो आपने करा और जो करना चाहिए था उसका जो डिफरेंस है वही मिस स्टेटमेंट है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा, आप बताओ टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव किसने बताए हैं? एसए नंबर 200 ने। क्या ऑब्जेक्टिव बताया? ऑडिटर तुझे क्या लेना है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सारे बच्चे जयकार लगाएंगे। इसका क्वेश्चन अभी दिखाता हूं, आता है एग्जाम में। करेक्ट इनकरेक्ट में बोल देंगे। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब लिख देंगे, एक गलत लिख देंगे और आपको कहेंगे इसको सही करके बताओ। तो आपको ये टर्म्स पर क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्कर, 2-2 मार्कर आते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट बताना स्टार्ट करो। एब्सोल्यूट और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। दोबारा क्या? समझ आ रहा है आपको? तो फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती थी? 100% श्योर है, ऐसा ही है। समझ आ रहा है आपको? जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपके आगे ना 5 चपातीस रख दी, एक बच्चा कह रहा है पक्का श्योर हूं खा लूंगा, लगा लो शर्त, ये क्या है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एक कह रहा है पता नहीं भाई खा पाऊं या ना खा पाऊं, ज्यादातर चांसेस है मैं खा लूंगा लेकिन पक्का नहीं कह सकता, ये क्या आ गया? रीजनेबल एश्योरेंस। कॉन्फिडेंस है तो सही पर रीजनेबल है। जैसे जो अभी ग्रुप 1 देकर आए हैं उनका कैसा एश्योरेंस है? हेलो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कईयों का क्या भी है? एब्सोल्यूट। आप अपनी बात बता रहे हैं ना। वैसे ओवरऑल में कईयों का एब्सोल्यूट, कईयों का रीजनेबल। कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? एब्सोल्यूट किसे कहते हैं और रीजनेबल किसे कहते हैं? फिर मटेरियल किसको कहते हैं? एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल। बोलना मेरे साथ स्टार्ट करो। एन आइटम इज, आवाज में दम नहीं। एन आइटम इज if its misstatement influences the economic decision of the user of the financial statement, यानी अगर कोई गड़बड़ यूजर की डिसीजन को फर्क डाल रही है तो वो चीज क्या है? मटीरियल। तो व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? अच्छा, एसीपी सुना है? एसीपी, एसीपी प्रद्युमन नहीं, ACP बोलना पड़ेगा। क्या? ठीक है। तो ACP डिस्क्लोजर, ACP डिस्क्लोजर जो आपने करे हैं और जो आपको करने चाहिए थे, जो आपने करे हैं और जो आपको करने चाहिए थे, उनके डिफरेंस को क्या कह देंगे? मिसस्टेटमेंट। ACP समझ रहे हो? A से क्या हो गया? अमाउंट। C से क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। देखो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट्स है। और आप जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ चुके हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट, उसमें बताए जाते हैं ना कि ये इस कैश से रिलेटेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आप नोट्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स हर स्टैंडर्ड ने बता रखे हैं। समझ आ रहा है आपको? तो वही वाली बात तो है, जो आपको करना चाहिए था और जो आपने करा उसका डिफरेंस क्या है आज के हिसाब से? मिस स्टेटमेंट। तो यहां पर ऑडिटर यही तो चेक करने गया। ऑडिटर क्या लेने गया? रीजनेबल कॉन्फिडेंस। ऑडिटर क्या लेने गया? रीजनेबल कॉन्फिडेंस की जो क्लाइंट ने क्या बनाई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल, इंपॉर्टेंट गड़बड़ है या नहीं? एक लाइन आपको यहां तक की लर्न करनी है, आपको हो रही है लर्न। बताओ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या? टू ऑब्टेन
आवाज में दम ने, टू ऑब्टेन अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो एक कार्टून देखा होगा भीम, देखा है? भीम में एक होता है कालिया, यस और नो? होता है कालिया, काड़ा 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 मेरा कार्ड वो है। अच्छा जो हमेशा जो कालिया होता है उसके साथ कौन होते हैं? बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही मिस स्टेटमेंट शब्द जहां आएगा उसके डोलू बोलू कौन है? फ्रॉड और एरर। समझ आ गया आपको? हाँ जी, जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं। क्या कह रहा हूं? जहां पर भी ये मिस स्टेटमेंट शब्द आएगा, और ये बताओ गड़बड़ क्यों हो रही होगी? या तो आप वो गड़बड़ जानबूझकर कर रहे हैं, या आपसे यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। ठीक है ना? यस और नो? तो यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मिस स्टेटमेंट है कालिया। समझ आ रहा आपको? काड़ा काड़ा काड़ा, समझ रहे? और उसके साथ डोलू बोलू कौन आएंगे? फ्रॉड और एरर्स। समझ गए आप? तो यही बात करने जा रहे हैं। वापिस आ जाओ, क्या लिख रहे थे हम? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। और ये material misstatement क्यों हो सकती है? whether caused by, ये शब्द जब भी लिखोगे साथ में डोलू बोलू को मत भूल जाना, ठीक है ना? whether caused by fraud और error। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर गलती करना, एरर मतलब गलती से गलती होगी। अच्छा आप बताओ, 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ते थे जिसमें आपके टीचर कहते थे ये 100 केसेस कर जाए, इसी में ये एंट्री आएगी और कोई नहीं आएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। याद आया वो? सर अगर कहीं और से आ गया, अरे मैं कह रहा हूँ ना नहीं आएगी, मैंने सारी ये वाली ऑथर की बुक की सारी हर ऑथर की बुक से बना ली है। याद आया आपको? तो एरर होते हैं अकाउंट्स में, होते हैं या नहीं? और कुछ चीजें आप जानबूझकर नहीं दिखाते, यानी गड़बड़ है अकाउंट्स में, वो गड़बड़ होना है आपने जानबूझ के, और कई बार आपसे गलती से हो जाती है। तो यही तो कह रहे हैं, मिस स्टेटमेंट के डोलू बोलू कौन है? फ्रॉड और एरर्स। तो अब बता रहे हैं यहां तक की लाइन, यहां तक की लाइन आपको समझ आनी स्टार्ट हो गया है। एज पर एसे नंबर 200, एज पर एसे नंबर 200, एज पर एसे नंबर। बताओ बेटा, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or याद हो रहा है या नहीं हो रहा? आगे आ जाओ। अच्छा अब आपने रीजनेबल एश्योरेंस ले तो ली, अब आपने रीजनेबल एश्योरेंस ले तो ली, उसके बाद आप एट द एंड क्या देते हो? ओपिनियन। यार आप ऑडिटर एट द एंड क्या देता है? आपने तो बताया था, ये देखो मैंने ऑनर ने सीए को भेजा था, वो चेकिंग करके आ गया, चेकिंग करने के बाद आकर वो क्या बताएगा? ओपिनियन ही तो बताएगा। यानी ऑडिटर के माइंड में सेट कर दो कि तुझे रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेकर अपना ओपिनियन देना है, तुझे पता होना चाहिए कि तुझे एट द एंड बताना है कि तूने क्या करा। समझ आ रहा है? आप सीए को समझाओगे नहीं, ओ हेलो तू जा तो रहा है, तेरे को पता तू किस लिए जा रहा है? कह रहा है नहीं, तू जा रहा है रीजनेबल एश्योरेंस। कह रहा है अच्छा रीजनेबल एश्योरेंस लेकर मैं करूंगा क्या? हमें ओपिनियन देगा। हमें क्या देगा? ओपिनियन। बोलो ना बेटा, हमें क्या देगा? समझ आ रहा है? तो ये ऐसे ने बताया। कई बार ना मयंक जैसे लोग होते हैं, जस्ट लाइक रहता, फैल जाते हैं। कहां लिखा है हमें बताना है? कई बार होते हैं ना, कहां लिखा है बताओ, कहां लिखा है हमें बताना, हमें ओपिनियन देना, कहां लिखा है? कहीं लिखा तो बताओ फिर मैं ओपिनियन दूंगा। कहीं होते हैं बेटा रायता, है ना? तो उन जैसों के लिए लिखा गया है। क्या कहा गया? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और देयर बाय। बताओ ऐसी रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेने से ऑडिटर काबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काबिल। किस चीज के काबिल? टू
देर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर, इन सब चीजों से ऑडिटर एनेबल हो जाएगा, काबिल हो पाएगा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्या देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए। यानी ये चीजें उसे काबिल कर देंगी, ये चीजें उसे काबिल कर देंगी किस चीज के लिए, ओपिनियन देने के लिए। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इट एनेबल्स द ऑडिटर क्या, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये चीजें उसे काबिल कर देंगी ओपिनियन देने के लिए। किस चीज पर ओपिनियन देने के लिए, बताओ किस चीज पर, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। सर ये बड़ी देर से वर्ड आ रहा है, एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ। चलो पहले ज्ञान की बात पे चलते हैं। चल रहे हो आप सब मेरे साथ, आ जाओ फिर आ जाओ। सुनना बेटा, देखो दो शब्द हैं, एफआरएफ और एप्लीकेबल एफआरएफ। पहली बात जरा सुनना, एफआरएफ का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक बार बोलना बेटा, एफआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आवाज में दम नहीं है क्या, और एप्लीकेबल एफआरएफ की फुल फॉर्म क्या होगी, आपको एक बात बताता हूं, इस जहां में जितने भी अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं उन्हें कहा जाता है क्या, एफआरएफ। जितने भी अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं, जितने भी अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एफआरएफ। जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पर एएस क्या है, एक एफआरएफ, इंड एएस क्या है, आईएफआरएस क्या है, यूएस गैप क्या है, एफआरएफ। समझ आ रहा है आपको। यानी जितने भी रूल्स हैं पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स बनाने के लिए उन्हें मैं कहता हूं क्या, एफआरएफ। अकाउंट्स में अच्छा ये रूल्स बताते क्या हैं, यही सब चीजें बताते हैं। एसीपी डिस्क्लोजर कि किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है, समझ आ रहा है आपको, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करनी है, यही तो बताते हैं बेटा, यस और नो। तो यहां भी यही बता रहे हैं। एफआरएफ का मतलब क्या होता है, एफआरएफ का मतलब क्या होता है अगर आप समझे तो, ठीक है ना, क्या होता है बताओ, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी क्या है रूल्स, इट रेफर्स टू रूल्स फॉर प्रिपरेशन and presentation of financial statement. It refers to rules for preparation and presentation of financial statement, including the guidelines for amounts recognition, amount recognition, classification, presentation
डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल के तौर पर एएस, इंड एस, आईएफआरएस, एएस, इंड एस, आईएफआरएस और यूएस गैप। ठीक है जी, यहां तक का पॉइंट आपको सबको समझ आ रहा है? क्या होता है समझ आना स्टार्ट हुआ बेटा? अकाउंट्स बनाने की जितने भी रूल्स गाइडलाइंस वगैरह है ना, अकाउंट्स बनाने के जितने भी रूल्स गाइडलाइंस वगैरह है कि अकाउंट्स ऐसे बनाए जाएंगे और ऐसे अमाउंट को रिकॉग्नाइज करा जाएगा, ऐसे अमाउंट को क्लासिफाई, ये रिवेन्यू है या कैपिटल है, इस तरीके से अपने आप जो सारे रूल्स बताते हैं ना एसीपी डिस्क्लोजर के लिए, वो सब होते हैं एफआरएफ। लेकिन उनमें से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाए, यूज किए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाए और यूज करे, वो हो गए एप्लीकेबल एफआरएफ। बताओ बेटा, इंडिया में एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस? दोनों है ना। लिस्टेड कंपनी के लिए इंड एस और नॉर्मल एएस। समझ आ रहा है ना आपको? इंटर लेवल पर आपको एएस ही तो पढ़ाए जा रहे हैं, फाइनल में इंड एस पढ़ाए जाएंगे आपको। तो इंडिया में क्या एप्लीकेबल एफआरएफ हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये देखो, अब मैं एप्लीकेबल एफआरएफ की बात करता हूं। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं आप फ्रेमवर्क एडॉप्टेड, वर्ड यूज करना बेटा। वैसे तो बताओ यूएस गैप भी एफआरएफ है, उनमें से जो हमने अडॉप्ट करे, किस चीज के लिए अडॉप्ट करे? इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? तो एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होंगे आपके हिसाब से? एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होंगे? वो वाले एफआरएफ जो हमने एडॉप्ट करे, यूज करे, क्या बनाने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। कुछ समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा, हमें कौन से, जो हमारे एएस बोलते हैं हम वही तो अडॉप्ट करते हैं। तो इंडिया में एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से होंगे? एएस प्लस आपका कंपनी लॉ का शेड्यूल 3 भी तो बोलता है, शेड्यूल 5 के हिसाब से आप रेम्यूनरेशन भी तो देते हो, सेक्शन 198 याद आया आपको? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो यानी कह रहे हैं एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब इंडिया में तो क्या हो गया? एएस प्लस लॉ, एएस प्लस लॉ, एएस प्लस, पर इसको डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है? आप फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट करा गया, किसके द्वारा अडॉप्ट करा गया? किस चीज के लिए? इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज। और वो एएस और जो आपने अपनाए हैं वो क्या है? एक्सेप्टेबल भी हैं एंटिटी के हिसाब से, और एंटिटी के हिसाब से और रिक्वायर्ड बाय लॉ के हिसाब से। अब बताओ, बैंकिंग कंपनी के अलग अकाउंट्स बनते हैं, समझ आ रहा है आपको? इंश्योरेंस कंपनी के अलग अकाउंट बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अलग अकाउंट बनते हैं, नॉर्मल कंपनी के आपने अभी पढ़े भी हैं अकाउंट्स। समझ आ रहा है? एक एग्जांपल दूं आपको, समझ आ जाएगा। किस किस ने बेटा बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स किसी ने पढ़ा? भी नहीं पढ़ा? नॉर्मल फाइनल अकाउंट पढ़ा है? आओ जरा अभी देखो, एक फर्क दिखाते हैं आपको। देखो बैंकिंग कंपनी का आपको P&L दिखाता हूं। ये रहा, ये देखो बैंक के ऐसे P&L अकाउंट बनते हैं, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट खर्चा। बताओ नॉर्मल P&L ऐसा होता है आपका? बताओ नॉर्मल P&L ऐसा होता है क्या? वहां पर तो आप क्या करते हो? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या लिख रहे हैं? इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट खर्चों में ये क्या लिख रहे हैं? इंटरेस्ट का खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। जबकि आप नॉर्मल अकाउंट्स में क्या बनाते हो? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल, फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ परचेज, चेंज इन स्टॉक, फिर ऐसे लिखते जाते हो ना। तो बताओ सेम है कि अलग अलग है? तो यानी आप वो वाले एएस और फॉर्मेट्स यूज करेंगे जो आपकी एंटिटी के नेचर को भी बिलोंग करते हो, और साथ में आपका लॉ भी उसे क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो। तो समझ आ रहा है आपको?
तो एप्लीकेबल एफआरएफ के लिए क्या लिखोगे, लिखो जरा एप्लीकेबल एफआरएफ के लिए आप क्या लिखोगे मेरे साथ, बताओ क्या। एफआरएफ जो एडॉप्टेड बाय एंटिटी है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, बेटा वर्ड याद रखना, है तो बहुत सारे एफआरएफ, लेकिन उनमें से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट्स बनाने के लिए अडॉप्ट करे, यूज करे, प्लस वो और दो कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करते हो, नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से भी ठीक है, प्लस और क्या बताओ, एक्सेप्टेबल बाय आपके लॉ। तो आओ जरा, हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का था वो कंप्लीट कर लिया। अब सेंटेंस बाय सेंटेंस अपने आप ही सब कुछ निकलेगा, माइंड में अपने आप फिट होगा और मुंह से अपने आप ही निकलेगा। मुझे बताना जरा, स्टार्ट करना बिना देखे देखें। चलो अभी पहले इधर देखो जरा, यार चलो अभी पहले आपका फर्स्ट टाइम है तो सामने रख देते हैं। क्या पढ़े हैं आपने ऑब्जेक्टिव? अच्छा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताया कौन से एसए ने है, एसए नंबर क्या बताया है ऑब्जेक्टिव में आपके हिसाब से? ऑडिटर को क्या करनी है? टू ऑब्टेन द, किस बात की? वेदर द आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर कॉस्ट बाय, और इसने ऑडिटर को किस काबिल बना दिया कि ऑडिटर अब क्या दे पा रहा है? ओपिनियन। किस चीज पे? कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, किसके अकॉर्डिंग बनाई गई है? एप्लीकेबल, जो उस ऑर्गेनाइजेशन पर एएस और लॉ लगते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन पर एएस और लॉ लगते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं? क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था ना रिक्वायर्ड ये है और आपने कुछ और कर रखा, तो फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। बताओ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब होगी? जब आपने लॉ ने जैसा कहा है आपने वो ही बनाया है, और अगर डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। कुछ समझ आया? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? ये तो ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव था। क्या लिखेंगे? आप लिख रहे थे ना साथ साथ, लिखो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर, और इट एनेबल्स द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या ओपिनियन दे पाएगा? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared in all material respect, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी मटेरियल बातें हैं, और वो बातें कैसे हैं? इन अकॉर्डेंस विद। फर्क समझ आ रहा है आपको? फर्क समझ आ रहा है आपको? पहला ऑब्जेक्टिव समझ आ गया बच्चे? गुड। अच्छा एक बात बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस ले ली, ओपिनियन तैयार कर लिया, अब ओपिनियन तैयार हो गया आपका, अब आप ओपिनियन देंगे। अब आप ओपिनियन, और ओपिनियन किस फॉर्म में देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी सेकंड ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं आप? आपको क्या बनाकर देनी है? जल्दी बताओ। टू रिपोर्ट। आपको बोलना पड़ेगा क्या बनाकर देनी है? ऑडिटर को बताना पड़ेगा ना भाई, तू इसलिए जा रहा है, तुझे क्या करना है? रीजनेबल कॉन्फिडेंस लेकर अपना ओपिनियन फॉर्म करना है, और ओपिनियन फॉर्म करने के बाद एक रिपोर्ट बनानी है। नहीं समझ आया भाई? मैंने ओपिनियन बना लिया, मैं नहीं बता रहा, जा
कहां लिखा है बताना है, क्यों मयंक, लिखा होना चाहिए या नहीं? तो लॉ मेकर ने मतलब आईसीआई ने ये बात लिख दी कि सिर्फ ओपिनियन बनाकर बैठ मत जाना, ये ओपिनियन तुम्हें रिपोर्ट की फॉर्म में देना भी है, यानी टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कम्युनिकेट कैसे करना है? एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस, एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस। ये देखो, द ओपिनियन इज रिपोर्टेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपिनियन जान के बैठ जाओगे, ओपिनियन आपको क्या भी करना पड़ेगा, रिपोर्ट भी करना पड़ेगा और कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद फाइंडिंग जो आपको मिली है थ्रू रिटर्न रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। थोड़ी सी आपको झलक दिखाऊं ऑडिट रिपोर्ट की। ये देखो, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर पूरा एसए है। एसए नंबर कौन सा? 700। एसए नंबर कौन सा? ये देखो, इसके अंदर ये सब बातें होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये वाली सारी बातें होनी चाहिए। एसए नंबर 700 ये कहता है। इसका हमने निमोनिक भी बना रखा है, ताई भी जी के मर गई डीपीएस में। हाँ यही है, इसका निमोनिक है। ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, वो मैं उसको लर्न कराने का आपका तरीका है। ताई भी जी के मर गई, कहाँ पर? डीपीएस में। वक्त आने पे पढ़ाया जाएगा आपको। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो ये रहा ना, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा सा फॉर्मेट होता है। ऑडिट रिपोर्ट का ना फॉर्मेट बता रखा है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब बातें होनी चाहिए। ये देखो, टी ए बी ऐसे, जी के ऐसे पूरा बना रखा है ना, ये सब बातें होनी चाहिए। क्या है, जब वक्त आने पे पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। तो आपका बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, देखो आप स्टेप समझो तो आपको समझ आ जाएगा। ऑडिटर के उद्देश्य से उसके सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले उसको क्या लेनी है? रीजनेबल एश्योरेंस। सबसे पहले उसको क्या लेनी है? रीजनेबल, जिससे क्या रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल कॉन्फिडेंस उसको किस बात का होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ढोलू बोलू, वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। इट एनेबल्स द ऑडिटर, ऑडिटर को इसने काबिल कर दिया किससे? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आर मतलब क्या है? प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। यस और नो? क्या इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ और एएस के हिसाब से ही बनी है ना? हेलो, कुछ समझ आया? अच्छा, सेकंड पॉइंट, इतना ही नहीं, उसके अलावा ऑडिटर को अपना ओपिनियन की क्या बनानी है? रिपोर्ट बनानी है। ऑडिटर को टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बच्चे रिपोर्ट बनानी है, पक्का वाला? और बताओ, अच्छा आपने रिपोर्ट बना ली, अब बताओ बेटा, मयंक जैसे बच्चे क्या कहेंगे? बना ली रिपोर्ट, किसने कहा है कि सबमिट भी करना है, कम्युनिकेट भी करना? किसने कहा? इसलिए बता दिया गया कि सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ आपको रिपोर्ट बनानी है, ओपिनियन बनाने के बाद अड़कर बैठ गया, दो लगाई इसे, रिपोर्ट बना, रिपोर्ट बनाकर पड़ी हुई है, कह रहा नहीं देने जाऊंगा, कहां लिखा है? देने जाओ। समझ आ रहा है? कम्युनिकेट, आपको ये बात कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट द ऑडिट फाइंडिंग। ऑडिट में जो आपने ढूंढा इन अकॉर्डेंस विद एसएस। क्या आपको पॉइंट समझ आया है या नहीं आया है? करें कुछ क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चंस करें, आपको समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड देखो, आओ जरा फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर सबने नोट कर लिया तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन हमारे से हो पाएंगे या नहीं। ये देखो, एक क्वेश्चन है इसका,
CAN is the auditor of SR Limited. बेटे मई 2022 का क्वेश्चन है। CAN एक ऑडिटर है किसका? SR लिमिटेड का। कह रहे द ऑडिटर एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट असर्टेनिंग एज टू द, बिना ये जाने ऑडिटर ने सीधा ओपिनियन दे दिया। ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दे दिया। ऑडिटर ने अपना ओपिनियन विदाउट असर्टेनिंग, बिना ये करे, बिना कुछ करे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, मतलब बिना ये जाने ओपिनियन दे दिया। बताओ बेटा ऑडिटर ने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चला या नहीं चला? वो पहले भाई आप क्या लेनी चाहिए थी आपको? रीजनेबल एश्योरेंस बोलना पड़ेगा। पहले आपको क्या लेनी चाहिए थी? तब ओपिनियन देना चाहिए था। तो यहां पर आपने कुछ बिना करे ही अपना ओपिनियन दे दिया। यानी जैसे होता है ना गली की आंटी बिना कुछ जाने ही अपना ओपिनियन दे देती है। होती है ना गली में एक चाची, उसके बाद हर किसी के लिए ओपिनियन होता है। क्यों मयंक? है? अच्छा हाँ ये भी बात है। तो समझ आ रहा है? इन योर ओपिनियन, अब वो तुम्हारे से पूछ रहे हैं whether CAN has complied with the objective of audit considering the applicability of relevant essay। relevant essay के हिसाब से बताओ क्या इन्हें सही काम करा है या नहीं करा? बताओ करा है या नहीं करा? तो यही तो है। इन द गिवन केस ऑफ SR लिमिटेड CAN expressed his opinion on the financial statement of SR without obtaining reasonable assurance about the whether the financial statement as a whole are free from material misstatement or not। तो therefore it can be concluded, ये conclude करा जा सकता है that CAN did not comply with the objective of audit। ठीक है जी। फिर ऐसा करते हैं, कुछ MCQ पूछता हूं आपसे, आप जवाब दे पाएंगे? वैसे तो मैंने सुना है आप जवाब देने में बहुत आगे हैं, बहुत आगे से जवाब देते हैं आप। अभी देख लेते हैं। ये देखो, एक सुनना जरा यार, ये ना मिक्स, सुनना प्लीज, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर आप ध्यान देंगे इसके अंदर ना कई मैटर पर क्वेश्चन है। मैं आपके साथ बात करता हूं, आपको समझ आ जाएंगे। कह रहे सुकीरत अ CA स्टूडेंट हैज डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द मेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ CA स्टूडेंट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट स्किल्स एनरिचमेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज ICI टू बी हेल्ड इन अ सिटी इन साउथ इंडिया। कह रहे सुकृत जो है वो एक CA स्टूडेंट है और मेगा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है जो स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। कह रहा है मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है, और ये कहाँ पर होनी है? साउथ इंडिया में। तो ही हैज डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक फॉर प्रेजेंटिंग अ पेपर इन वन ऑफ द टेक्निकल सेशन। कह रहा है मैं एक पेपर वहां पर दूंगा जो वहां पर पेश करूंगा टेक्निकल सेशन पे ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और टॉपिक क्या रहेगा? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ, यानी फर्स्ट चैप्टर पर कह रहा है मैं एक प्रेजेंटेशन वहां पर बनाकर दूंगा। He has to first submit for the approval a soft copy of the paper to the competent authority। लेकिन बताओ बेटा वहां पर वो पार्टिसिपेट कर पाएगा या नहीं? टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल सेशन में बोल पाएगा या नहीं? उसकी प्रेजेंटेशन आएगी नहीं, इसके लिए उसको पहले क्या चाहिए होगी? अप्रूवल। वाइल प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, जब वो ड्राफ्ट बना रहा था अप्रूवल लेने के लिए, he has included some paragraph on the topic, जैसे पैरा ए रिक्वायर फिलिंग ऑफ सर्टेन गैप्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑडिटिंग टू द प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस टू द कॉन्फ्रेंस। देखो अभी आप पैरा ए से ही आपका मतलब है, वो चाह रहा था कि पैरा ए में कुछ चीजें आप फिल करवा दो ताकि वो अच्छे बना पाए। जैसे देखो कह रहे हैं एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड डैश एश्योरेंस है टू द यूजर ऑफ द, ठीक है ना, इट इज अ डैश लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट। तो यहां आपने बोला था क्या? रीजनेबल। यहां आप क्या बोल रहे हो? इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट। द ऑडिटर हैज टू सी द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, और कौन सी मिस स्टेटमेंट? वेरी गुड, कौन सी? और मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज ड्यू टू ढोलू बोलू। ढोलू मतलब फ्रॉड, भोलू मतलब
और बोथ। क्या आप समझ पा रहे हैं? आओ थोड़े से करेक्ट, ये देखो यही आपसे ना ऑप्शन दे रखी थी हमने, क्या क्या भरा, रीजनेबल, हाई, एब्सोल्यूट, मटेरियल और एरर। तो ये देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका 9th का रीजनेबल, हाई, कंप्लीट मतलब एब्सोल्यूट, और यहाँ पर आपने जो शब्द भरा मटेरियल और एरर, तो यहाँ पर आप भर देना। अच्छा, एक करेक्ट इनकरेक्ट भी कुछ ट्राई करते हैं। चलो सेकंड बताओ। ये वैसी है, दोनों क्लासेस के ऊपर बेस्ड पर है। द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, और फोर्थ करते हैं इसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन द एजम्पशन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। बताओ बेटा हिस्टोरिकल किस पर होती है? अच्छा देखो यहां पर फिफ्थ देखो, कह रहे मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑलवेज अराइज बिकॉज ऑफ ढोलू। ढोलू और दोनों से हो सकती है, या तो ढोलू से होगी या भोलू से होगी या दोनों से होगी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, फिर आप इसके बाद 7th, फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन रीजनेबल एश्योरेंस इज एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऑडिटर के हिसाब से रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में कोई फर्क नहीं है। मतलब आप बताओ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? रीजनेबल एश्योरेंस मींस अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट। समझ पा रहे हैं आप सब मेरी बात? अच्छा, उसके अलावा ये देख लो, एज पर एसे नंबर, सर 200 एसे बनने हैं क्या? 200 पढ़ने होंगे बताओ। एज पर एसे 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या? अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। बताओ दो गलतियां इसके अंदर, क्या? और समझ आ रहा है ना आपको? ये देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये सारे करेक्ट इनकरेक्ट जो पास्ट एग्जाम में बनाए हुए हैं वहीं से बनाए हैं हमने। मैंने अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करा बेटा, सारे आईसीआई के द्वारा इशू करे गए हैं। ये आईसीआई ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम। बताओ बेटा, उसे एब्सोल्यूट लेनी होती है? ठीक है। अभी तो देखो मैंने आपके साथ डिस्कशन करी है ना, अब इसके रीजन लिखने में आपको सिखाऊंगा, भी थोड़े से टॉपिक हो जाए आपको रीजन, क्योंकि मेन मार्क्स रीजन के है। करेक्ट इनकरेक्ट तो दुनिया बता देती है, करेक्ट इनकरेक्ट तो दुनिया बता देती है, तुक्का ही तो मारना है करेक्ट है या इनकरेक्ट। यहां तुक्के नहीं चलेंगे बेटा, हर तुक्के का रीजन देना पड़ेगा आपको, इसलिए कह रहे हैं ये, तब आईसीआई आपको मार्क्स देगा। कई बार आप कहते हो ना यार भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आंसर ठीक था, करेक्ट लिखना था, करेक्ट लिखा है, आईसीआई ने मेरे आरटीआई के थ्रू मंगवाया, 0.5 दे रखे, सब देखना जरा क्या है ये। मैं कहा भाई तू देख पहले, तूने क्या नहीं लिखा यहाँ पर? रीजन। रीजन लिखा होता तो रीजन भी लिखना होता है। हाँ बेटे, रीजन नहीं लिखेगा तो मार्क्स कहां से मिलेंगे? समझ आ रहा है आपको? आपको वो सब्जी स्वाद ही नहीं लगेगी जिसमें नमक मिर्च नहीं है। हॉस्पिटल का खाना स्वाद लगता है क्या? ना, नहीं खाना ना पड़े, पर आपने देखा तो है ना, रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा, खाने में कैसा अच्छा लगता है? रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, शाही पनीर बटर नान, या हॉस्पिटल का वो दलिया? आप बताओ। नहीं बेटा, आप तो हेल्थ कॉन्शियस लग रहे ना, हमारे ऐसे देखो पंजाबी आदमी, आण दो भटूरे, आण दो, ठीक है ना। जो जिम विम जाने वाले उनकी बात एक अलग है। अच्छा, एक नोट लिखो, फिर मेरे को एक नोट लिखवाना इस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के नीचे। नोट लिखेंगे ग्रीन कलर का, बेटा ग्रीन का जमाना है, लिखो जरा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव of audit / auditing
ऑब्लिक ऑडिटर does not change the basic objective of auditing, auditor does not change with references to nature, size, form of an entity। कह रहे हैं जो ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ओपिनियन देना, रिपोर्ट बनाकर कम्युनिकेट करना। क्या ये सब चीजें चेंज हो जाएगी क्या बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन है आईसीआई का, पूछ रहे हैं नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं या ये यही रहेंगी? ये यही रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही तो बोला हुआ था, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग, ऑडिटर डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू द नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो पहला करेक्ट इनकरेक्ट यही है, ये देखो पहला करेक्ट इनकरेक्ट यही है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू द नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। बताओ बेटा करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट, कोई चेंज नहीं होगा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव। सुन पा रहे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। अब आप सब एक हेडिंग बनाओ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्वालिटीज ऑफ क्या? ऑडिटर। सुनना, कह रहे यार ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक निमोनिक से आपको याद हो जाएगा। निमोनिक है क्या? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से सीपीटी पढ़ा दो। वैसे तो आपको सीपीटी करनी नहीं है, एक वक्त पे थी तब का ये निमोनिक उसी से यूज करा हुआ है। क्या है जल्दी बताओ? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से सीपीटी पढ़ा दो। बात करते हैं के से। बात किससे करते हैं? के से। अच्छा, के से मैंने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? कह रहा है नॉलेज। मैंने के से पूछा भाई तेरा नाम क्या है? क्या कह रहा है? नॉलेज। यानी ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। बोलना आपको पड़ेगा, ऑडिटर को क्या होनी चाहिए? आवाज में दम नहीं है। ऑडिटर को क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए किस किस चीज की? ये देखो, ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए किसकी? अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस। समझ आ रहा है? ऑडिटर को क्या होनी चाहिए बेटा? नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की और उसकी सारी ब्रांचेस की। ठीक है ना? तो पहला आप लिखो, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस इज द सीना क्यू नॉन। मतलब सीना क्यू नॉन मतलब असेंशियल कंडीशन। असेंशियल कंडीशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। यानी ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए ना। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग तो होनी ही नहीं चाहिए ना भाई। आपको खुद को अकाउंट्स नहीं आते तो आप किसी के ऑडिट क्या करोगे? यस और नो? तो सबसे पहले तो बात ही यही कही है, ऑडिटर के अंदर क्या होनी चाहिए बताओ? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज द असेंशियल कंडीशन। अच्छा, ओ से हो गया ऑब्जेक्टिविटी। एक बार बोलना पड़ेगा, ओ से अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्टिविटी मतलब कई बार आप कहते हो ना यार इसने, अब जरा सुनना, आप घर में भी कई बार बोलते हो मम्मी ने ना उसका साथ दे दिया, मेरा साथ नहीं दिया, जबकि गलती भी उसकी थी, मम्मी पार्शियलिटी कर रही है ना? सुना है ना कई बारी?
तो यहां पर ये वाली बात कह रहे हैं, ऑडिटर तुझे पार्शियलिटी नहीं करनी, तुझे बायसनेस नहीं करनी, ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिटर शुड इन एन अनबायस्ड मैनर। ऑडिट करते वक्त भाई ये क्वालिटी तो तेरे अंदर होनी ही चाहिए, ये तो सब में होते। तू पार्शियलिटी कर रहा है तो फिर ऑडिटर किस बात का, फिर तो तू इंडिपेंडेंट है ही नहीं। हम तो चाह रहे थे कि ऐसा कोई पर्सन आए जो कौन हो, इंडिपेंडेंट, और जो पार्शियलिटी ना करे। तो यहां पर ऑब्जेक्टिविटी की ब्रैकेट में लिखो, ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट in an unbiased manner. Auditor should conduct the audit in an unbiased manner. ठीक है बेटा। आई से आ गया इंटीग्रिटी। आई से क्या आ गया, इंटीग्रिटी। ऑडिटर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रिटी? ऑनेस्टी। ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ बेटा, अगर ऑडिटर खुद ही क्या है, दगाबाज रे, तो बताओ अगर ऑडिटर खुद ही क्या है, दगाबाज, तो वो किसी और की चोरियां कैसे पकड़ेगा? वो तो खुद ही ऑनेस्ट नहीं है। तो इंटीग्रिटी का मतलब ऑडिटर के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, फिर ऑडिटर के अंदर लॉजिकल स्किल्स होने चाहिए। कोई लॉजिकल स्किल्स ऑडिटर के अंदर क्या होने चाहिए? लॉजिकल स्किल्स। आपके मॉड्यूल में इसको बोला हुआ है क्लियर हेडेडनेस। ये देखो, लॉजिकल स्किल। जैसे अब आप डॉक्टर के पास कभी गए हैं, वैसे तो कभी ना जाना पड़े आपको, लेकिन अगर आपको फीवर हुआ या कुछ हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर आपसे पूछता है हाँ जी आपको क्या हो रहा है? आप बोलते हो पेट दर्द हो रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है, और बोलते हो कई बार जाकर, तो आप उसे सिम्टम बता देते हो, वो आपको बता देता है आपने 2 दिन पहले मोमोज खाए हैं। बता देता है या नहीं? यस और नो? आपने ये खाया होगा, बाहर का खाया होगा। आप कहते हो यार इसे कैसे पता चला? आप तो उसके चरणों में गिर गए, बाबा जी मेरे दुख निवारण करो। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कि वो डॉक्टर के पास आप सिम्टम बताओ, बता देगा ये प्रॉब्लम है। इस स्किल को कहते हैं लॉजिकल स्किल। एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। एबल टू, आप बताओ, सीए को बताओ कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, और क्या कहते हैं बैलेंस शीट में यहां पर ये मैच नहीं हो रहा है, या हमारे ये कैश का बैलेंस ठीक नहीं मैच हो रहा, बता देगा ये गलतियां कर रहे हो। तो ये वाले स्किल तो होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर। लॉजिकल स्किल समझ आ गया? एबल टू डील, सॉरी, एबल टू एनालाइज। लॉजिकल स्किल्स को इन्होंने क्या बोला हुआ है, मैंने वैसे क्लियर हेडेडनेस, मतलब एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स। भाई ये सब तो होना ही चाहिए सीए में। कोई लॉजिकल और कौन से स्किल से? टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स बताओ, टी से टेक्निकल, टी से थ्योरेटिकल एजुकेशन। बताओ बेटा, इस समय आपके अंदर बताओ, आपको ऑडिट की नॉलेज होनी स्टार्ट होगी, आपको लॉ की नॉलेज है, कैसे हुई है? पढ़कर ही तो हुई है। तो यानी ऑडिटर को एक्सटेंसिव, थॉरली थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेनी पड़ती है, तभी तो वो प्रैक्टिकल में लगा पाएगा उस नॉलेज को। अब आप सब जो सारी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकम टैक्स में सुन रहे हैं, क्या कल को आप प्रैक्टिकल इसको अप्लाई कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपको थ्योरेटिकल आता है, थ्योरी नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल कैसे कर लोगे? तो ये वाला स्किल भी ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। कौन सा स्किल? टेक्निकल रिक्वायरमेंट, यानी उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल रिक्वायरमेंट यानी उसके बाद ट्रेनिंग और एजुकेशन होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपके क्या है? कौन से? अभी इस समय आपके अंदर कौन से स्किल्स ऐड हो रहे हैं?
थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब टेक्निकल। तो टेक्निकल स्किल्स समझ आ रहा है, यानी ऑडिटर के अंदर टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए, यानी उसको थियोरेटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। थियोरेटिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग वाले गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। एक बार मुझे बताना क्या है, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। तो बताओ कोई में के से क्या आ गया, आवाज बता नहीं, के से क्या आ गया, ऑडिटर को किस बात की नॉलेज होनी चाहिए, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। आई से मजा नहीं आ रहा, आई से हो गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ऑडिटर को क्या रहना है, ऑनेस्ट। कोई लॉजिकल स्किल, लॉजिकल स्किल क्या होते हैं, एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम, एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम, भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये हुआ होगा। और टेक्निकल स्किल्स, थ्योरेटिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग। टी से टेक्निक, आपको याद कैसे रहेगा, टी से टेक्निकल हो गया, टी से ही ट्रेनिंग होती है, टी से ही थ्योरेटिकल एजुकेशन होती है। समझ आ रहा है आपको। जनरली आपको कोई लोग कहते हैं पी पी पी, मैं कहूंगा टी टी टी। समझ आ रहा है आपको। वीकेंड पे, हाँ चलो आगे बात करेंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। कोई लॉजिकल स्किल और टेक्निकल स्किल से क्या पढ़ा दो, सी से आ गया पहला कॉम्पिटेंस, सी से पहला क्या आ गया, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब आपके पास ऑडिटर बनने वाली योग्यता, योग्यता बोल रहा हूं, यो गीता नहीं, हाँ आपके पास ऑडिटर बनने वाली योग्यता भी तो होनी चाहिए। एक बार बोलना पड़ेगा, आपके पास ऑडिटर बनने वाली योग्यता भी तो होनी चाहिए। यानी योग्यता कैसे आती है, सीए प्लस, उसके अलावा आप कॉशियस भी रहें। यार एक बात बताओ, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया, लॉ होगी, रोज अमेंडमेंट्स चेंजेस वगैरह रहते हैं या नहीं रहते। तो भाई अगर ऑडिटर को रीसेंट चेंजेस, रीसेंट अपडेट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या वो ऑडिट अपना साइड ढंग से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बेटे। तो यही तो बोल रहा हूं, कॉशियस का मतलब उसको अलर्ट रहना है फॉर रीसेंट अपडेट्स इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, अकाउंटिंग, लॉ एक्सेट्रा। भाई अपडेटेड भी तो रहना है, पुराना सीए किस बात का, अगर अपडेट नहीं हो रहा अपने आप को, समझ आ रहा है आपको। तो अलर्ट फॉर रीसेंट अपडेट्स, अलर्ट फॉर रीसेंट अपडेट्स इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एक्सेप्ट, ऑडिट, अकाउंट्स एक्सेट्रा। फिर बताओ बेटा सीपी पी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑडिटर का प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, यानी वो कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमारे आईसीआई की रेपुटेशन क्या हो, डाउन। समझ आ रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारी आईसीआई की रेपुटेशन डाउन हो। जैसे अभी आप कई बार देखते हो ना, आप सुनते हो कि यार ये 5 सीए पकड़े गए, इतने की जीएसटी। अभी आपने ड्रीम 11 या ये सब वाले देखे नहीं है केसेस, देखे? अच्छा ठीक है, मैंने भी हाँ तो मैंने भी देखे हैं भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। आईसीआई की रेपुटेशन डाउन नहीं करनी है आपको, वो सारे काम करने जिससे आईसीआई की रेपुटेशन बढ़े, ना कि कम हो। और टी से हो गया टेक्टफुल। आपने ये वर्ड अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सुना है, यार तेरे में तो बहुत टेक्ट है भाई, समझ गया। टेक्ट का मतलब क्या होगा, टेक्ट का मतलब क्या होगा, भाई तेरे अंदर तो बड़े टेक्ट है भाई, यानी तू हर किसी से बात कर लेता है, यानी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे सीए तुझे, हर तरह के लोग से बात करनी तेरे को आनी चाहिए। तो यानी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। सुन पा रहे हैं आप सब?
पक्का वाला। चलो आज के लिए इतनी ही मुक्कालात थी, बाकी बातें